कहानी की शुरुआत में हम एक टेम्पल को देखते हैं जहाँ पर बुद्धा के काफी सारे स्टैचूज रखे हुए होते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर एक इंसान आता है जो कि इन सारे स्टैचूज को तोड़ना शुरू कर देता है और उसके पास एक डॉल भी होती है जो कि काफी ज्यादा फड़फड़ा रही होती है, जैसे कि उसके अंदर कोई आत्मा कैद हो। और फिर हमें इस इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक छोटी सी बच्ची है और वही कहती है, चाहे तुम बाथरूम में कैद क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। फिर हमें जापान की एक यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी अभी एक बच्चे ने एडमिशन लिया है और इसका नाम है काइटारो। जैसे ये अपनी स्पीच देकर बाहर निकलता है तो उसे उसकी एक दोस्त मिल जाती है जिसका नाम है आइको और वो उसके साथ फोटो क्लिक करती है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक कर्ज की वजह से ये फोटो भी खराब हो जाती है, जिससे काइटारो काफी गुस्से में आ जाता है और परेशान भी हो जाता है। लगता है मैंने तुम्हें भी कर्ज दे दिया। आइको उससे कहती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही तुमसे फोटो खिंचवाने के लिए कहा था। अब काइटारो ये बताता है कि जब भी कोई मेरे साथ फोटो खिंचवाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। जिसके बाद हमें काइटारो के बारे में बताया जाता है कि उसके एक हाथ में हमेशा ही एक ग्लव होता है और जब वो हाई स्कूल में था तब एक आत्मा ने उसे एक कर्ज दे दिया था और इसलिए वो अपने एक हाथ में ग्लव पहनकर रखता है। साथ में हमें ये बताया जाता है कि सारी की सारी आत्माएं काइटारो की तरफ खुद ही खींची चली आती हैं। इसकी वजह से ही इसकी फ्रेंड को भी कर्ज हो जाता है, जिसके बाद ये 2 सालों तक अपने रूम में रहता है। फिर आइको और उसकी फैमिली उसे बाहर जाने के लिए मोटिवेट करती हैं और ये दोबारा से नॉर्मल लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाता है। इस तरफ आइको ने उसके लिए एक जॉब ढूंढ ली होती है और वो उसे ये सारा कुछ बताकर यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे आइको ने बताया था और ये एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर होता है। यहाँ पर एक बंदा काइटारो से ये कहता है कि तुम्हें एक बच्ची को ट्यूशन देना है जिसका नाम है याओई। काइटारो की इस बात से काफी ज्यादा फट रही होती है क्योंकि उसने आज से पहले काफी लंबे टाइम तक किसी से भी बात नहीं की है। अब अगली सीन में हमें दोबारा से उसी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एक कैंडल लेकर एक रूम में जा रही होती है जहाँ पर काफी सारी कर्स वाली डॉल्स हैं। बाहर आओ, बाहर आओ। अब अगली सुबह वो उस बच्ची को ट्यूशन देने के लिए उसके घर आ जाता है, पर वो ये देखता है कि ये वाला घर उसकी दोस्त का है, यानी कि आइको का। और जैसे वो बेल बजाता है तभी अचानक से आइको बाहर आ जाती है और वो ये पूछती है, क्या तुम्हें कोई काम है? और काइटारो ये बताता है कि वो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को ट्यूशन देने के लिए आया है और आइको ये सुनते ही काफी खुश हो जाती है। अब आइको उसे ये बताती है कि याओई उसकी ही कजन है। अब जैसे ये दोनों अंदर जाते हैं तो काइटारो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, अबे ओए ये कौन है और तुम किसके साथ रह रही हो? याओई उसके हाथ की तरफ इशारा करती है और वो ये कहती है, तुम्हारे हाथ में एक काफी भयानक आत्मा है। काइटारो ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे ये पता लगता है कि याओई भी उसकी तरह ही आत्माओं को देख सकती है। काइटारो ये देखता है कि उसके हाथ में जो डॉल है उसके अंदर एक आत्मा है और वो उससे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक से याओई उस डॉल की गर्दन को दबाना शुरू कर देती है कि प्लीज तुम इसे माफ कर दो, इसने तुम्हें डरा दिया। ये सारा कुछ देखते ही काइटारो की ऑलरेडी ही काफी ज्यादा फट जाती है, लेकिन अब वो उस बात को याद करता है कि कैसे आइको ने उसकी हेल्प की थी जिससे वो दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहा है। और अब वो याओई से ये कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए रेडी हूँ और आज से मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ। अब अगली सीन में ये दोनों उसे बैठाकर गाड़ी में कहीं लेकर जा रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि अब तुम आ चुकी हो तो तुम भूत को काफी आराम से भगा सकते हो। पर काइटारो काफी गुस्से में ये कहता है, अरे ओए मुझे भूत भगाना नहीं आता, मैं कोई बंगाली बाबा थोड़ी हूँ। जिसके बाद ये एक टेलीफोन बूथ के सामने आ जाते हैं और आइको ये बताती है कि ये वाला टेलीफोन बूथ एकदम कर्स है और यहाँ पर काफी सारे लोगों ने एक लड़की को जान से मार दिया था जो कि अपने आशिकों से काफी महंगे महंगे गिफ्ट लिया करती थी और उन्होंने ही उसे यहाँ पर जान से मार दिया और तभी से ये टेलीफोन बूथ कर्स्ड है। आइको ये बताती है कि जो भी इसके अंदर जाने का ट्राई करता है या इस फोन पर बात करता है तो वो लड़की उसे जान से मार देती है। काइटारो की ये सारा कुछ सुनते ही काफी ज्यादा फट जाती है, पर तभी अचानक वो ये देखता है कि याओई इस टेलीफोन बूथ के अंदर चली जाती है और काइटारो उसे बाहर निकालता है, क्या तुम ठीक हो? पर मुझे तो यहाँ पर कोई भी भूत दिखाई नहीं दे रहा है। पर काइटारो अब भी उस भूत को सेंस कर पा रहा होता है जैसे कि वो आस पास ही हो। अब वो इसके अंदर जाकर एक कॉल लगाने का ट्राई करता है जिसके अंदर से उसे काफी अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। और तभी अचानक से ये पूरा का पूरा टेलीफोन बूथ खून से भरना शुरू हो जाता है। याओई काइटारो को बाहर निकालती है और इस टेलीफोन बूथ में अपनी डॉल को डाल देती है और ये भूत इस डॉल को काफी गंदी तरह से फाड़ देता है। जैसे ही काइटारो और आइको इसे देखते हैं तो उनकी बुरी तरह से फट जाती है और वो सारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब अगली सीन में ये सारे दोबारा से घर पर आ जाते हैं जहाँ पर काइटारो याओई को पढ़ा रहा होता है और वो उससे ये पूछता है, क्या तुम सच में आत्माओं को देख सकती हो? और वो ये कहती है कि मैं उन्हें देख
भी सकती हूँ और साथ में पकड़ भी सकती हूँ। आइको काइटारो को ये समझाती है कि कुछ साल पहले याओई के माता पिता की डेथ हो गई थी और तभी से वो उसके साथ रहती है और उसे भूतिया जगहों पर जाना इसलिए पसंद है ताकि वो दोबारा से अपनी मॉम और डैड की आत्मा को ढूंढ पाए। फिर हमें याओई का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मॉम और डैड के साथ काफी मस्ती करते हुए जा रही होती है, पर तभी अचानक से उन सभी का एक्सीडेंट हो जाता है, पर याओई इसमें बच जाती है। अब उसका IQ पहले के मुकाबले काफी तेज हो चुका था, जिससे वो इंसानों के साथ साथ भूतों को भी देख पाती थी और वो ये देखती है कि एक बुरी आत्मा उसकी माँ की आत्मा को लेकर अपने साथ चली गई है, जिसके बाद से उसे अपने डैड की आत्मा तो दिखाई देती है पर कभी भी अपनी माँ की आत्मा दिखाई नहीं दी। आइको काइटारो को यही सारी बातें बता रही होती है कि यही वो रीजन है जिससे कि याओई बार बार भूतिया जगहों पर जाती है ताकि वो दोबारा से अपनी मॉम को ढूंढ पाए। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये सारे दोबारा से उसी भूत के सामने आ जाते हैं, पर काइटारो की अब भी काफी ज्यादा फट रही होती है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसने पैंट में पीली और गीली दोनों ही कर ली है। काइटारो के हाथ में एक मूर्ति भी होती है जो कि उसे इस इविल स्पिरिट से बचाने वाली है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसका ग्लव वाला हाथ उसे इस फोन बूथ के अंदर लेकर चला जाता है और उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है जैसे कि अब वो मरने वाला है। अब ये स्पिरिट काइटारो का गला दबाना शुरू करती है जिससे उसके हाथों से बुद्धा का स्टैचू भी नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये स्टैचू काम क्यों नहीं कर रहा है, लगता है मैं तो गया। याओई देखती है कि बुद्धा का स्टैचू काम कर रहा है पर ये स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक है। अब अगले सीन में वो अपनी कमर के पीछे से 2 हथियार बाहर निकालती है और आसमान में कूदते हुए स्पिरिट से ये कहती है अगर तुम वायलेंस को चूज करना चाहती हो तो लो फिर। और वो इस बुद्धा के स्टैचू से इस भूत के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है जिससे कि ये पूरा का पूरा भूत तहस नहस हो जाता है। और अब इस फोन में से एक आवाज आ रही होती है जो काफी जोर से चिल्लाने की होती है, जिसके बाद वो इस फोन की वायर को भी काट देती है और अब वो काइटारो के पास आकर उससे ये कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, भूत चाहे कितना भी स्ट्रांग हो पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब जैसे ये सारे घर जा रहे होते हैं तो काइटारो को दोबारा से उसी स्पिरिट का एहसास होता है क्योंकि अभी वो फोन याओई के पास में है। घर आने के बाद काइटारो काफी ज्यादा परेशान होता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है और तभी आइको उसे ये बताती है कि जब तुम फोन पर बात कर रहे थे तो तुमने काफी इविल स्माइल की। क्या सच में मैंने ऐसा किया? मैं जितना भी इन चीजों से भागने का ट्राई कर रहा हूँ मैं उतना ही इसमें फंसता जा रहा हूँ। और अब वो याओई से ये पूछता है क्या हमें वहाँ पर दोबारा से जाना होगा, पर वो ये कहती है कि हमें वहाँ पर दोबारा से नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा। फिर हम देखते हैं याओई के रूम में वही टेलीफोन वाली आत्माएं जिसे बाकी की आत्माएं काफी परेशान कर रही हैं और उसे टॉर्चर कर रही हैं। इस तरफ याओई काइटारो को ये बताती है क्या तुम इसके बारे में जानती हो, कोडुकू। और ये सुनते ही वो काफी हैरान हो जाता है, क्या कोडुकू या कुकड़ुकू? याओई उसे समझाती है कि इसका मतलब है कि काफी सारे जहरीले कीड़ों को एक साथ एक जार में रखना ताकि वो एक दूसरे को टॉर्चर करें और जान से मार दें और जो भी आगे बचेंगे वो किसी और को टॉर्चर करेंगे। काइटारो की पहले ही काफी फट चुकी है तो वो याओई से ये कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अब अगले सीन में काइटारो इसी बात को सोचते हुए जा रहा होता है कि उसे बड़ी मुश्किल से एक नॉर्मल लाइफ मिली है लेकिन अब भी वो दोबारा से इन्हीं चक्करों में फंस चुका है। और जैसे वो आइको के घर पहुंचता है तो याओई दरवाजा खोलती है और वो उसके हाथ में एक डॉल को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जब ये सारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो याओई उससे कहती है कि उन्हें दोबारा से एक भूतिया जगह पर जाना है, पर काइटारो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और वो बहाना लगाते हुए ये बताता है कि पहले उसे एक आत्मा ने कर्ज दे दिया था और इसी के इलाज के लिए उसे बार बार कहीं पर जाना पड़ता है तो वो उनके साथ नहीं आ सकता। पर अगली पल ये सारे कार में बैठकर जा रहे होते हैं जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उन दोनों ने काइटारो को अपने साथ चलने के लिए मना लिया है, पर उसकी हालत सच में काफी खराब होती है क्योंकि वो दोबारा से फंस चुका है। काइटारो को ये बात समझ नहीं आती कि आइको बार बार याओई का साथ क्यों दे रही है। याओई उससे पूछती है क्या तुम्हें बार बार इसका इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है, और वो ये बताता है कि हाँ मुझे बार बार इसके लिए जाना पड़ता है। तभी आइको ये बताती है कि आज हम जिस टेम्पल में जा रहे हैं वहाँ की पुजारी काइटारो की ग्रैंड मदर है। जिसके बाद ये सारे रास्ते में मस्ती करते हुए टेम्पल तक पहुँच जाते हैं, पर जैसे ही काइटारो की दादी याओई को सामने देखती हैं तो वो इसके ऊपर काफी गुस्सा करती हैं। अबे ओए तुम इसे लेकर यहाँ पर क्यों आए, ये लड़की काफी खतरनाक है तो इसको लेकर यहाँ से जाओ। वो ये भी कहती हैं ये वही लड़की है जिसने बुद्धा के 5 स्टैचूज को तोड़ दिया है। याओई ये कहती है 5 नहीं 7, और इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं, पर काइटारो उन्हें शांत करने का ट्राई करता है। अबे ओए तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? काइटारो के मनाने के बाद उनका
गुस्सा शांत हो जाता है और वो याओई को वार्निंग देकर छोड़ देती हैं और काइटारो से ये कहती हैं कि तुम मेरे साथ चलो, कर्स को एक्सरसाइज करवाने का टाइम हो चुका है। अब उसकी दादी और एक और इंसान उसके हाथ पर कर्स की एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं और उसकी दादी उससे कहती है अगर तुम काफी अच्छा खाना खाओगे और रोज एक्सरसाइज करोगे तो बुरी आत्माएं तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होंगी। काइटारो ये सोचता है अगर उसकी दादी उसके साथ ना होती तो वो कभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाता। याओई इस कमरे में झांकने का ट्राई करती है पर आइको उसे रोक लेती है और साथ में उसे काइटारो के हाथ की एक फोटो दिखाती है जिसके ऊपर काफी सारी छोटी छोटी व्हाइट कलर की वेन्स होती हैं जो दिखने में काफी अजीब लग रही होती हैं। उसकी दादी एक डिवाइन सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इन सारी नसों को काट देती हैं। जैसे ही इस कर्स की एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो काइटारो और उसकी दादी बाहर आ जाते हैं और वो दोनों ही काफी थक चुके हैं। तभी आइको और याओई भी यहाँ पर आ जाते हैं। याओई उनसे कहती है क्या मैं इन नसों को रख सकती हूँ? अरे हाँ तुम रख लो, और वैसे भी तुम्हें भूतिया चीजें काफी पसंद है। और वो इन दोनों को ये बताती है कि इस वाले मंदिर के बेसमेंट में एक काफी खतरनाक डॉल है और किसी का भी वहाँ पर जाना वर्जित है। फिर हमें काइटारो को दिखाया जाता है जिसे रास्ते में जाते हुए एक डॉल मिलती है और उसे ऐसा लगता है कि ये डॉल उसकी दादी से गलती से यहाँ पर छूट गई होगी, तो वो इसे लेकर मंदिर के बेसमेंट में जा रहा होता है जहाँ पर जाना सभी के लिए मना है। काइटारो की दादी ये बताती है कि जो भी कोई बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर रखी हुई सारी डॉल्स उसकी बॉडी पर अपना कब्जा कर लेती हैं। काइटारो को रास्ते में एक डॉल मिल जाती है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं और वो उसे लेकर बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है। इस तरफ काइटारो की दादी ये बताती है कि ये वाली डॉल्स काफी खतरनाक होती हैं और इसमें भी एक काफी खतरनाक डॉल और है जो कि एक जापानीज डॉल है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। फिर हमें इस मंदिर के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइटारो उसी डॉल के साथ बैठा हुआ होता है और उसके आसपास काफी सारी डॉल्स होती हैं जिनकी लाल आंखें चमक रही होती हैं, यानी कि काइटारो उसके कब्जे में आ चुका है। और तभी अचानक से इस डॉल के सारे बाल काइटारो के मुंह में घुसने शुरू हो जाते हैं और उसे होश आ जाता है। वो इन्हें बाहर निकालने का ट्राई करता है पर उससे कुछ भी नहीं होता। काइटारो अभी बेहोश होने ही वाला होता है तभी याओई यहाँ पर आ जाती है और वो अपनी डिवाइन सॉर्ड का इस्तेमाल करके इस डॉल के बालों को काट देती है और उससे ये कहती है कि तुम्हें इंसानों को कब्जे में करने की परमिशन किसने दी। वो इसके सर को धड़ से उड़ाते हुए सारी डॉल्स को ये वार्निंग देती है अगर तुमने दोबारा से किसी इंसान पर अपना कब्जा जमाया तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? ये सुनते ही सारी की सारी डॉल्स दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं। अब उसकी दादी और आइको भी यहाँ पर आ जाते हैं। काइटारो ये सोचता है कि याओई ने बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उसकी जान बचाई। अभी सारे दोबारा से वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और काइटारो अपनी दादी से ये कहता है कि अब मैं ये बात कह सकता हूँ कि याओई काफी अच्छी लड़की है और वो मेरी पहली स्टूडेंट है, तो मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। पर इस लड़की ने जो बुद्धा के स्टैचूज तोड़े हैं वो तुम्हें रास्ते में परेशान कर सकते हैं, तो जाते हुए उनके लिए एक गिफ्ट ले लेना और उससे प्रे करना जिससे तुम बच जाओगे। जाते हुए काइटारो याओई को एक छोटा सा गिफ्ट दिलाता है जिसके अंदर बुद्धा के काफी सारे स्टैचूज होते हैं और बदले में वो ये कहती है कि मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर जाऊंगी जहाँ पर मैं तुम्हें अपनी डॉल्स का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। अब अगली सीन में वो उसे लेकर अपने रूम में आ जाती है और जैसे काइटारो अंदर जाता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? अरे हाँ ये वही है। जिसके बाद याओई ये बताती है कि उसने अपने रूम में एक से बढ़कर एक बुरी आत्माओं को कैद किया हुआ है। अब वो आगे जाकर उस डॉल को सामने रख देती है और उसके सर को काइटारो की कटी हुई नसों से जोड़ देती है। काइटारो ये सारा कुछ देख रहा होता है और उसकी फटकर 4 और 8 हो जाती है। याओई जैसे ही उस डॉल को टच करती है तो उसकी आंखों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। काइटारो ये सोचता है कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं इसका ध्यान रखूंगा, पर जैसे जैसे मैं इसके करीब जाता जा रहा हूँ मैं अपनी नॉर्मल लाइफ से काफी दूर होता जा रहा हूँ। लगता है मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। आइको जैसे ही पीछे से आकर काइटारो के कंधे पर हाथ रखती है तो उसकी और भी ज्यादा फट जाती है। इसकी भैंस की टैट कोने बे। अब आइको उसे सारा कुछ समझाती है कि जब से याओई यहाँ पर आई है तब से यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, तो तुम भी शांत हो सकते हो। लगता है ये आत्माओं को देख नहीं सकती और इसलिए ये ऐसी बकवास कर रही है। और तभी याओई कमरे से बाहर आ जाती है और वो ये कहती है कि मैं तुम सभी को कुछ भी नहीं होने दूंगी और साथ में काइटारो तुम्हें भी, पर इसके लिए मुझे तुम्हारे नाखून चाहिए। क्या नाखून? अब अगले सीन में काइटारो उसे दोबारा से ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहा होता है पर उसे वहाँ पर नहीं जाना। जिसके बाद वो आइको के बारे में याद करता है कि आइको ने उसकी काफी हेल्प की है, तो इसलिए वो वहाँ चला जाता है। और जैसी आइको दरवाजा खोलती है तो काइटारो ये देखता है कि आइको एकदम सही है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। आइको उसे बताती है कि जब से याओई यहाँ पर आई है तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी अचानक से याओई यहाँ पर आ जाती है जो कि काइटारो की नाखूनों को काटना शुरू कर देती है। अबे ओए ये तुम क्या कर रही हो? काइटारो उसे पढ़ाने का ट्राई करता है
पर याओई बार बार उसके नाखूनों के पीछे पड़ी हुई होती है और काइटारो उसे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें अपने नाखून नहीं दूंगा। तभी आइको उससे ये बोलती है कि चलो दोबारा से एक और भूतिया जगह पर जाते हैं, पर भाई वो हमेशा की तरह ही इसके लिए मना कर देता है। और जैसी आइको उसे जाने के लिए कहती है तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और याओई उससे कहती है कि तुम हमारे साथ चलोगी, पर काइटारो काफी गुस्से में होता है और वो उन्हें साफ मना कर देता है। याओई उससे कहती है पर मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हें भी भूतिया चीजें काफी अच्छी लगती हैं, और क्या तुम्हें तुम्हारा ये कर्ज पसंद नहीं है? काइटारो उससे कहता है अरे ओए मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर मेरा बस चले तो मैं इसे निकाल कर फेंक दूं। ये जानने के बाद याओई काफी निराश हो जाती है और वो आइको से कहती है कि वो गाड़ी स्टार्ट करे, और ये दोनों ही उस भूतिया जगह पर निकल जाते हैं और जाते हुए काइटारो के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। जाती हुई याओई ये बताती है कि काइटारो के कर्ज को दूर किया जा सकता है, जिससे आइको भी काफी खुश होती है और ये कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं। काइटारो भी टहलते हुए एक मॉल में आ जाता है ताकि वो याओई के लिए कुछ सामान ले सके जिससे उसकी स्टडी में हेल्प हो। याओई जाते हुए आइको को ये बताती है कि वो दोनों एक ऐसी डिवाइन सिटी में जा रहे हैं जहाँ पर एक टेम्पल है और वहाँ पर उन बच्चों को दफनाया जाता है जो कि पैदा होने से पहले ही मारे जाते हैं, और उस जगह पर बुद्धा के काफी सारे स्टैचूज हैं जो कि माँ और बच्चे को दर्शाते हैं। याओई ये बताती है कि वहाँ पर एक देवी की आत्मा है जो काफी बुरी बन चुकी है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें जाते हुए काफी सारे भूत भी दिखाई देते हैं, जिसके बाद ये दोनों मंदिर के सामने आ जाते हैं और याओई अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो आइको से ये कहती है अगर वो 1 घंटे तक वापस नहीं आई तो आइको किसी को मदद के लिए यहाँ पर लेकर आए। याओई अब इस टेम्पल के बिल्कुल सामने खड़ी होती है और वो ये सोचती है कि मैंने रास्ते में आते हुए काफी सारी आत्माएं देखी थी, पर यहाँ पर मुझे बस एक ही नजर आ रही है, इसका मतलब बाकी की यहीं पर छुपी हुई हैं। इस टेम्पल में जाते हुए उसे रास्ते में काफी सारे बुद्धा के स्टैचूज मिलते हैं और वो अंदर जा रही होती है, पर ये जगह काफी सुनसान है और यहाँ पर काफी सारी आत्माएं हो सकती हैं। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि इस जगह पर काफी सारे बच्चों की आत्माएं हैं जिन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, और वही सारी आत्माएं एक काफी इविल आत्मा में कन्वर्ट हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इस जगह पर काफी सारी छोटी छोटी आत्माएं भी हैं। तभी याओई नोटिस करती है कि उसके सामने वही देवी की आत्माएं और उसके आसपास काफी सारे बच्चों की भी आत्माएं हैं। अब याओई उससे कहती है कि काइटारो मैं तुम्हें सही करने के लिए आज इस देवी का शिकार करूंगी, लेकिन तभी ये आत्मा उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके पीछे बुद्धा का एक स्टैचू आ जाता है। ये सारे के सारे बच्चे इस स्टैचू को याओई के ऊपर गिरा देते हैं। इस तरफ आइको याओई का इंतजार कर रही है और याओई इन सारे स्पिरिट्स से बचकर जंगल में आ जाती है क्योंकि ये सारे स्पिरिट्स काफी खतरनाक हैं। लेकिन याओई पहले ही इंजर्ड हो चुकी है, जिसके बाद वो पेपर डॉल्स को बाहर निकालती है और उसके ऊपर अपने बालों को बांध देती है। फिर हमें ये बताया जाता है कि जब भी ऐसा किया जाता है तो सामने वाली पेपर डॉल्स आपकी डुप्लीकेट बन जाती हैं, यानी कि आपके इशारों पर काम करती हैं। तभी अचानक से एक बच्चे की आत्मा यहाँ पर आ जाती है और याओई उससे कहती है तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब 1 घंटे से काफी ऊपर टाइम हो चुका है तो आइको हेल्प लेने के लिए काइटारो के पास आ जाती है, लेकिन वो उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन जैसी आइको उसे बताती है कि याओई ये सारा कुछ उसी के लिए कर रही है तो काइटारो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। इस तरफ याओई उस देवी के भूत से भागने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो भागते भागते नीचे गिर जाती है। अब जैसे ये भूत उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी याओई उस पेपर डॉल को सामने कर देती है। अब इस भूत को ऐसा लगता है कि ये वाली पेपर डॉल एक बच्चा है तो इसलिए वो पीछे हट जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर याओई यहाँ से भाग जाती है और वो सारी की सारी आत्माओं को अपनी पेपर डॉल से चकमा दे देती है और खुद घर में आ जाती है। काइटारो भी उसे बचाने के लिए मंदिर में आ जाता है, लेकिन उसकी खुद की काफी फट रही होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाता है। काइटारो उसे बार बार आवाजें लगा रहा होता है और जैसे याओई उसे देखती है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि काइटारो के पीछे काफी सारी आत्माएं हैं। तो वो जल्दी से इस मूर्ति की एक उंगली तोड़ देती है और कूद कर काइटारो की गोद में आ जाती है और काइटारो फटाक से उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ से जाते हुए आइको की गाड़ी पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है। काइटारो जो एक काफी अच्छा इंसान है तो उसे ही ये सारा खर्चा पे करना पड़ता है। शाम में काइटारो याओई को अपनी पीठ पर लेकर जा रहा होता है और वो उसे थैंक्स करता है कि याओई ने उसके लिए काफी कुछ किया है, और उसे भी अपने मॉम और डैड की याद आ जाती है जिससे वो रोना शुरू कर देती है। और बाद में वो ये कहती है अगर किसी ने भी मेरे दोस्तों पर उंगली उठाई तो मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। और वो काइटारो से ये कहती है कि वो उसका एक काफी अच्छा दोस्त है और वो उसे घर चलकर सारा कुछ बताने वाली है। अगली सीन में ये सारे घर आ जाते हैं जहाँ पर काइटारो याओई को लेकर उसके कमरे में जा रहा होता है और याओई उसे बताती है कि अगर हम ह्यूमंस डॉल में इंसानों की कोई चीज डाल दें तो इंसानों के ऊपर होने वाली सारी मुसीबतें उस डॉल के ऊपर आती हैं। याओई जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर काफी सारी डॉल्स ऐसी होती हैं
जो कि बुरी तरह से टूटी हुई हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि उसके ऊपर जो भी हमले होते हैं वो सारे के सारे हमले यहाँ पर रखी हुई डॉल्स के ऊपर आते हैं और यहाँ पर जो भी डॉल्स हैं उसके अंदर याओई का कोई न कोई पार्ट है, जैसे कि बाल और नाखून। और लास्ट में वो ये कहती है कि ऐसा करके ही उसने सभी को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये सुनते ही काइटारो काफी शॉक्ड हो जाता है कि सच में ये बच्ची काफी दूर की सोचती है। याओई यहाँ पर रखी हुई सारी डॉल्स को ये बताती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ इस फिंगर ने किया है और इसके अंदर मेरा कोई भी पार्ट नहीं है, तो तुम जो चाहे इसके साथ कर सकती हो। और यहाँ पर रखी हुई सारी डॉल्स काफी गुस्से में होती हैं क्योंकि उन्हें काफी नुकसान पहुँचा है। ये सारी आत्माएं इस उंगली वाली आत्मा को मारना शुरू कर देती हैं और उसे काफी बुरी तरह से टॉर्चर कर रही होती हैं और वो याओई से माफी मांग रही होती है कि प्लीज मुझे बचा लो। काइटारो ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो रहा होता है और उसे ये समझ आ जाता है कि याओई किस तरह से आत्माओं को कंट्रोल करती है। काइटारो उससे पूछता है कि वो ये सारा कुछ क्यों कर रही है, उसके पास इतनी सारी आत्माएं क्यों हैं। याओई उसे बताती है कि जिस आत्मा ने उसकी माँ की आत्मा को कैद किया हुआ है वो वाली आत्मा काफी स्ट्रॉन्ग है और उससे लड़ने के लिए ही याओई को काफी सारी आत्माएं चाहिए जो काफी स्ट्रॉन्ग हो। याओई कहती है अगर उसके पैर में चोट नहीं लगी होती तो वो पूरी की पूरी मूर्ति को ही उठाकर लाने वाली थी, जिससे काइटारो का कर्ज काफी जल्दी दूर हो सकता था। काइटारो ये कहता है अगर इससे मेरा कर्ज दूर हो सकता है तो पक्का उस लड़की का भी हो सकता है जिसे मेरी वजह से कर्ज लगा था। और हाँ, वो लड़की कोई और नहीं है, उसका नाम है आइको। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइको ने याओई को अपने हाथ का ग्लव उतार कर दिखाया था और याओई ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि उसके हाथ में भी सेम वैसा ही कर्ज होता है जैसे कि काइटारो के हाथ में है। अब प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि याओई काइटारो को ये समझा रही होती है कि जिस आत्मा ने उन दोनों को ये कर्ज दिया है अगर वो उसे ही खत्म कर दें तो ये कर्ज खत्म किया जा सकता है। काइटारो ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो आइको के बारे में सोचता है कि वो ऐसा करके आइको को फ्री कर सकता है। जिसके बाद वो याओई से ये कहता है कि मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। याओई उसे समझाने का काफी ट्राई करती है कि वो ऐसा करके उन दोनों की लाइफ को दोबारा से नॉर्मल कर सकता है। जिसके बाद काइटारो दोबारा से आइको के बारे में सोचना शुरू करता है कि उसने उसकी लाइफ को नॉर्मल करने में काफी हेल्प की है और साथ ही में वो ये भी सोच रहा होता है क्या उसे दोबारा से इन्हीं चीजों में पढ़ना चाहिए जिससे वो हमेशा ही भागता रहा है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइको कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या पहनना है। काइटारो उससे कहता है अरे ओए जो भी पहन रही हो जल्दी पहनो, हम लेट हो रहे हैं। अरे हाँ हाँ बड़े आए लेट होने वाले, और वैसे भी मैं कार से जा सकती हूँ। जिसके बाद ये सारे कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और जैसी आइको कॉलेज पहुँचती है तो काफी सारे बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसे अलग अलग चीजों में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर लैब और साइंस लैब। जिसके बाद काफी सारी लड़कियां आइको को घेर लेती हैं। काइटारो जैसे ही ये देखता है तो वो ये सोचता है कि आइको की सोशल लाइफ काफी अच्छी है पर फिर भी वो मेरे साथ है। काइटारो अपने आप को अब भी उसी बात के लिए कोस रहा होता है कि उसी की वजह से ही आइको को कर्ज लगा है। और तभी अचानक से आइको उसके सामने आ जाती है और वो ये कहती है क्या तुम भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ताकि तुम मेरे साथ पढ़ सको और मैं तुम्हारे साथ एक ही क्लास में पढ़ना चाहती हूँ। अभी दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर आइको उससे कहती है कि काइटारो को एक भूतिया कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, पर काइटारो इस चीज के लिए मना कर रहा होता है और साथ में वो ये सोचता है कि आइको को भूतिया चीजें हमेशा से ही काफी अच्छी लगती हैं, पर उसकी वजह से ही वो इन चीजों से दूर है। लेकिन भाई आइको इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद काइटारो उसकी बात मान जाता है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सारे भूत वाली क्लासरूम में आ जाते हैं जहाँ पर टीचर उन सभी को पहले ही वार्न कर देते हैं कि ये वाली कहानी काफी भूतिया होने वाली है और हाँ ये एक सच्ची घटना है, तो अपने कान और आंखें खोलकर सुनना और साथ में दिलों को संभाल लो। यहाँ पर वो इन सभी को एक कैसेट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है सुशाई, और इसमें एक बच्चे ने अपने आप को आग लगाकर जान से मार लिया था। साथ में वो ये कहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखता है वो भी अपने साथ रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही करता है। ये सुनते ही काइटारो की और भी ज्यादा फट जाती है, लगता है मैं दोबारा से मरने वाला हूँ। अब अगले पल ये वीडियो स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर एक लड़का सामने बैठा होता है और उसके आसपास काफी सारी परछाइयां भी होती हैं जो कि यहाँ पर केरोसिन को फैलाने में उसकी हेल्प कर रही होती हैं। पर जैसे ये लड़का दोबारा से अपनी चेयर पर बैठता है तो वो दिखने में काइटारो की तरह लग रहा होता है। काइटारो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और साथ में आइको भी, और अगली पल वो अपने आप को आग लगा लेता है और तभी ये वीडियो एंड हो जाती है, यानी कि फिल्म की समाप्ति। टीचर भी इस वीडियो को देखने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है जब मैंने पहले इस वीडियो को देखा था तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था, और ये बोलते ही वो यहाँ से भाग जाता है। मैं जा रहा हूँ बंगाली बाबा को बुलाने के लिए। अब देखते ही देखते पूरी क्लास खाली हो जाती है और यहाँ पर बस यही 3 बच्चे बचते हैं। और तभी याओई देखती है कि उसके पास जो डॉल है वो अपने आप ही जलनी शुरू हो गई है और याओई उन सभी को ये बताती है कि इस डॉल के अंदर हमारी नाखून है, अगर ऐसा नहीं
होता तो अभी तक हम सारे मारे जाते। जिसके बाद याओई इस टेप के ऊपर नमक डाल देती है और इसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। साथ में वो ये बताती है कि ये वाली आत्मा मेरी आत्मा से काफी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो चल गई। जिसके बाद वो इस कैसेट वाली आत्मा को एक बॉक्स में रख देती है और उसके सामने वही वीडियो प्ले कर देती है, जिससे ये वाला कर्स इसी आत्मा को लग जाए, यानी कि नहले पे दहला। पर जैसे ही याओई इस वीडियो को चालू करती है तो काइटारो का हाथ जलना शुरू हो जाता है और वो उसे काफी जल्दी बुझाता है, लेकिन उसकी फटकर चार हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब ये सारे यहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं, पर ये कार और ट्रेन से भी जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर भी सभी की जानों को काफी खतरा है और ये कर्स काइटारो के ऊपर लग चुका है, तो उसके साथ साथ बाकी लोग भी जल सकते हैं। तो वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, ये सारा कुछ मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। काइटारो इस टाइम काफी परेशान हो रहा होता है, तभी आइको उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे वो वक्त याद दिलाती है जब काइटारो ने उसकी हेल्प की थी और उसे एक एक्सीडेंट में बचाया था। काइटारो भी उन सारी बातों को याद करता है कि कैसे आइको ने हमेशा ही उसका साथ दिया है और ये सारी बातें याद करते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये सारे कार में बैठ जाते हैं और काइटारो को पूरी तरह से नंगा कर दिया जाता है। बस उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा हुआ होता है ताकि ये वाला घोस्ट काइटारो को जला ना पाए और अगर गलती से उसके हाथ में आग लगती है तो इसे आसानी से बुझाया जा सके। जैसे ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो याओई इस कार्टन में वीडियो को भी स्टार्ट कर देती है और अगले पल हम ये देखते हैं कि काइटारो के हाथ में आग लग जाती है और वो इसे बुझाने के लिए अपने हाथ को विंडो से बाहर कर देता है, जिससे आग काफी आराम से बुझ जाती है। लेकिन अगले पल ये कार्टन बॉक्स काफी जोर से हिलना शुरू हो जाता है और उसके हाथ में दोबारा से आग लग जाती है। अबे ओए ये क्या हो रहा है? अब ये आग बार बार काफी तेज हो रही होती है और याओई ये समझ जाती है कि ये वाला भूत अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही लाइट ग्रीन होती है तो आइको कार को काफी तेजी से भगाती है, जिससे फाइनली काइटारो के हाथ में लगी हुई आग बुझ जाती है और ये कार्टन बॉक्स भी हिलना बंद हो जाता है। याओई को ऐसा लगता है कि ये वाली आत्मा हार चुकी है और याओई इसे ले जाकर अपने कमरे में रख देती है। और जैसे ये सारे काइटारो के हाथ का इलाज करवाकर वापस आ रहे होते हैं तो आइको उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि आखिरकार उस इंसान के साथ क्या हुआ था और वो ये बताती है कि सारे लोग उसे काफी ज्यादा परेशान किया करते थे और बाद में उन लोगों ने उसकी फैमिली को भी परेशान करना शुरू कर दिया और इससे तंग आकर उस इंसान ने अपने आप को आग लगा ली। आइको ये कहती है कि ऐसा होने के बाद उस इंसान की आत्मा ने उन सारे लोगों को भी जान से मार दिया और ऐसे ये कर्स एक के बाद एक आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर हमें याओई का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास वही घास वाली डॉल होती है और वो ये कहती है कि तुमने काइटारो को नुकसान पहुँचाया है तो इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। ऐसी बात करते करते ये दोनों भी अपने घर आ जाते हैं और आइको भी अपनी अलमारी में घुस जाती है जहाँ पर उसने काइटारो की काफी सारी पिक्चर्स लगाई हुई होती हैं। और फिर हमें ये पता लगता है कि आइको एक साइको है जो कि काइटारो से काफी ज्यादा प्यार करती है। वो अपने आप को बार बार मुसीबत में इसलिए डालती है ताकि काइटारो उसकी हेल्प करे और वो उसके और भी ज्यादा करीब आ जाए। जिसके बाद काइटारो अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने के लिए उनके पास आ जाता है और वो ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने आप को भूतों से दूर रख पाए और साथ में लोगों से ज्यादा कनेक्ट भी कर पाए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर आइको ने उसके लिए काफी सारा सामान खरीदा होता है ताकि काइटारो सभी के साथ काफी अच्छे से घुल मिल पाए और वो देखने में एकदम सोना मुंडा लगे। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर काइटारो की इस बात से काफी ज्यादा फट रही होती है कि वो इन सारे लोगों से बातें कैसे करे। तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि इस क्लब का हेड है और इसका नाम है नागायामा और वो काइटारो को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और यहाँ से चला जाता है। अब भाई इससे काइटारो में जोश आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे कुछ भी करके नए दोस्त बनाने होंगे। इस तरफ आइको काइटारो के ऊपर नजर बनाए हुए है, यहाँ तक कि वो उसकी हार्ट बीट भी मॉनिटर कर रही होती है। तभी अचानक से याओई यहाँ पर आ जाती है और आइको उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। याओई उससे पूछती है तुम ये क्या कर रही थी और तुम रो रही हो क्या? याओई उससे बात करने का बहाना करती है और जैसी आइको उसके जाल में फंसती है तो याओई उसके लैपटॉप को चेक कर लेती है और उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि आइको ने काइटारो के लिए जो कपड़े खरीदे थे उन सभी के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, यानी कि वो पूरी तरह से काइटारो को मॉनिटर कर रही है। याओई उससे पूछती है कि वो सच में काइटारो से प्यार करती है और आइको ये बताती है कि हाँ वो काइटारो से काफी ज्यादा प्यार करती है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस लैपटॉप में से भूतों की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। आइको ये बताती है कि ये तो काफी नॉर्मल है, काइटारो के आसपास से हमेशा ही ऐसी आवाजें आती रहती हैं। फिर हम काइटारो को देखते हैं जो कि इन दो लोगों के साथ एक जगह पर आ जाता है और वो इनसे दोस्ती करने का ट्राई
कर रहा होता है। काइटारो उनसे कहता है, वैसे मेरा नाम है काइटारो और मैं लिटरेचर डिपार्टमेंट से हूँ। तुम दोनों कहाँ से हो और तुम्हारे नाम क्या क्या हैं? ये दोनों भी अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जिसके बाद ये दोनों भी चुप हो जाते हैं। काइटारो को समझ नहीं आता कि अब वो आगे इनसे क्या बात करे। यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए काइटारो को मॉनिटर कर रहे होते हैं और साथ में उसका काफी गंदा मजाक भी बनाते हैं। आइको ये बताती है, जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो हमें उनसे बार बार सवाल करने चाहिए ताकि कॉन्वर्सेशन जारी रहे। जिसके बाद वही बंदा काइटारो के पास दोबारा से आ जाता है, यानी कि इस क्लब का प्रेसिडेंट जिसका नाम है नागायामा, और वो काइटारो से कहता है कि वो इस पार्टी को खत्म करने के बाद उसके साथ चले उसके घर पर। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काइटारो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और यहाँ पर काफी सारे लोग और भी होते हैं और नागायामा उन सभी को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में उन्हें काफी सारी चीजें बताता है। पर तभी काइटारो को यहाँ पर किसी भूत के होने का एहसास होता है और वो ये बात नागायामा से कहता है और नागायामा ये सुनते ही काफी इवल स्माइल करता है और काइटारो को एक स्टोरी सुनाता है। अरे बच्चे, क्या तुम ये बात जानते हो कि रियो यूनिवर्सिटी में एक ऐसा क्लब है जहाँ पर सारे लोग अपने आप ही सुसाइड कर लेते हैं और जब भी नए बच्चे उसके अंदर शामिल होते हैं तो वो भी एक एक करके मारे जाते हैं और वो क्लब फिर भी बंद नहीं हुआ। जिसके बाद काफी सारे बच्चे उसके अंदर आते रहे और ऐसे ही मारे जाते हैं। काइटारो उनसे पूछता है कि आखिरकार उस क्लब को अभी तक रोका क्यों नहीं गया। वो ये बताते हैं कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है क्योंकि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो क्लब अपना नाम चेंज कर लेता है और कोई भी आज तक उस क्लब को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि उस क्लब में सारा कुछ चेंज हो जाता है सिवाय एक नाम के, और मुझे ऐसा लगता है कि वही नाम ये सारा कुछ करवा रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद काइटारो की काफी ज्यादा फट रही होती है और नागायामा उससे कहते हैं कि वो इंसान जो ये सारा कुछ करवा रहा है वो भी उन बच्चों के साथ मारा जाता है, लेकिन वो दोबारा से जिंदा हो जाता है और हर बार अपने फेस को चेंज कर लेता है, इसीलिए उसे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। काइटारो ये सारी बातें काफी गौर से सुनते हुए जा रहा होता है। नागायामा उससे कहते हैं, क्या तुम उस इंसान के नाम के बारे में जानना चाहते हो? वैसे उसका नाम है नागायामा। अगली पल काइटारो बेहोश हो जाता है क्योंकि नागायामा ने उसके पानी में एक दवाई मिलाई हुई थी। इस तरफ याओई और आइको भी ये सारा कुछ देख रहे होते हैं। याओई आइको से कहती है कि इससे पहले ज्यादा देर हो जाए हमें काइटारो की हेल्प करनी होगी। अब ये दोनों भी उसकी हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही काइटारो की आंखें खुलती हैं वो ये देखता है कि उसके गले में फांसी का फंदा लगा हुआ है, यहाँ तक कि उसका मुंह भी बंद है और उसके आसपास काफी सारे लोग हैं जिनके गलों में भी फांसी के फंदे हैं। ये दोनों भी काइटारो को बचाने के लिए फुर्ती से जा रहे होते हैं। याओई ये चेक करती है कि टी डिपार्टमेंट कहाँ पर है, पर वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि इस जगह पर पहले ही 133 लोग मारे जा चुके हैं। पर याओई को ये बात समझ नहीं आती कि वहाँ पर एक आत्मा है जो कि काफी सारे बच्चों को जान से मार रही है, पर वो आत्मा टी डिपार्टमेंट में ही क्यों है। अब आइको उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि टी डिपार्टमेंट रियो यूनिवर्सिटी से काफी पास में है और वहाँ पर हर साल नए बच्चे आते हैं तो वो आत्मा ज्यादा बच्चों को जान से मार पाती है और उस आत्मा का नाम है नागायामा। कुछ टाइम के बाद ये दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं, पर जैसे ये दोनों अंदर जाते हैं तो उनके सामने नागायामा खड़ा होता है जिसने काइटारो को फांसी के फंदे पर लटकाया होता है और वो याओई को हाथ से उठा लेता है। पर तभी याओई उसके मुंह में वाइन की बोतल घुसा देती है जिससे नागायामा को काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो इन सभी को जलाने का ट्राई करता है पर याओई उसके लाइटर को दूर फेंक देती है और याओई उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर से भूत दूर हो चुका है पर अब भी तुम इन सभी को जान से मारना चाहती हो, तो ऐसा क्यों? अगली पल वो इस बंदे के ऊपर वाइन की बोतल से अटैक करती है जिससे ये बंदा एक ही बार में बेहोश हो जाता है। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका असली नाम है माकीडा और इसका नाम नागायामा नहीं है। नागायामा उस आत्मा का नाम है जो कुछ टाइम पहले इसके अंदर थी पर अब वो बाहर आ चुकी है। याओई इस बंदे को बांध देती है और वो ये कहती है कि तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम इन सारे लोगों को जान से मार दो। जिसके बाद ये सारे के सारे लोगों को नीचे उतार देते हैं और यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं इससे पहले यहाँ पर पुलिस आ जाए। पर काइटारो को ये बात समझ नहीं आती कि वो भूत सभी को मारने के लिए फांसी के फंदे का ही इस्तेमाल क्यों कर रहा था। अब ये आत्मा दोबारा से इस बंदे की बॉडी में आ जाती है और खुद को जान से मार लेती है। इस तरफ काइटारो को दोबारा से भूत के होने का एहसास होता है जैसे कि उसके आसपास एक काफी खतरनाक भूत हो। अब याओई उसे ये बताती है कि वो इंसान मारा जा चुका है जिससे उसकी आत्मा को नागायामा की आत्मा ने खा लिया है और इससे ही वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जिसके बाद याओई काइटारो के मन का शक दूर करती है कि वो आत्मा सभी को मारने के लिए फांसी के फंदे का ही इस्तेमाल क्यों कर रही थी, कि ऐसा करने से मरने वाले इंसान की आत्मा और नागायामा की आत्मा दोनों ही एक लेवल पर आ जाती हैं, जिससे उस आत्मा को खाना काफी आसान हो जाता है। फिर हम याओई के हाथ में एक छोटी सी डॉल को देखते हैं जिसमें उसने नागायामा की आत्मा को कैद कर लिया है। फिर हमें ये बताया जाता है कि इसी दिन के बाद से यहाँ पर सुसाइड होनी बंद हो गई। जब ये सारे वापस से जा रहे होते हैं तो काइटारो काफी ज्यादा परेशान होता है
है और वो ये कहता है कि मैं इस बार भी नए दोस्त बना नहीं पाया और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले साल से भी इन चीजों में कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा हूँ, जिससे मेरी लाइफ की वाट लग चुकी है। याओई उसे समझाती हुई ये कहती है कि तुम भूतों की तरफ नहीं जाते बल्कि भूत तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो तुम्हें उनसे फाइट करना सीखना चाहिए। आइको ये कहती है ये हुई ना बात, हाँ वो सब तो सही है पर तुम्हें मेरी लोकेशन के बारे में पता कैसे लगा। याओई उससे कहती है क्या तुम नहीं जानते कि लड़कियों में 6 सेंसेस होते हैं और उसी से हमने पता लगा लिया। जिसके बाद ये सारे कैंपिंग करने के लिए बाहर आ जाते हैं और काइटारो को ऐसा लगता है कि ये दोनों उसे यहाँ पर इसीलिए लेकर आए हैं ताकि वो पुराने इंसिडेंट को भूल पाए। आइको से कहती है कि याओई काफी लंबे टाइम से उसके साथ है पर कभी भी याओई ने उसे बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं किया, पर अब तुम आ चुके हो तो हम सारे बाहर जा सकते हैं। और अभी दोनों मिलकर काइटारो का मजाक बना रहे होते हैं और उसे छेड़ना शुरू करते हैं। जिसके बाद काइटारो और याओई फिश पकड़ने के लिए आ जाते हैं पर उन दोनों के हाथों में कोई भी फिश नहीं लगती। याओई उससे पूछती है क्या तुम अब मेरे साथ देने के लिए तैयार हो भूत पकड़ने के लिए। काइटारो उससे कहता है कि मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन तुम्हें किस बात में दिक्कतें आ रही हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो। काइटारो उससे कहता है अगर भूत पकड़ते हुए मेरा ये कर्स मेरी पूरी बॉडी में फैल गया या फिर तुम्हें और आइको को कुछ हो गया तो क्या होगा। और उसे याओई की काफी चिंता हो रही होती है, पर याओई उससे कहती है तो चलो फिर एक कंपटीशन करते हैं, जो भी हम दोनों में से ज्यादा मछलियाँ पकड़ेगा उसकी बात मानी जाएगी। अब इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है पर एक भी मछली इन दोनों के हाथ नहीं लगती। इसके बदले में ये मेंढक और काफी सारी और चीजें पकड़ लेते हैं। थक कर ये दोनों दोबारा से कैंप में आ जाते हैं जहाँ पर आइको ने इन सभी के लिए पहले ही खाना बनाया होता है और ये मस्ती से खाना खाकर रात में सो जाते हैं। लेकिन भाई सोई तो बस याओई है और ये दोनों आराम से गप्पे लड़ा रहे होते हैं। आइको से लेकर एक वॉक पर आ जाती है और ये दोनों काफी गहरी बातें कर रहे होते हैं। आइको से कहती है कि वो काफी लंबे टाइम से अपने कर्ज के ऊपर रिसर्च कर रही है ताकि वो और काइटारो इस कर्ज से फ्री हो पाएं। और साथ में वो ये कहती है कि मैं भूतिया जगहों पर इसलिए जाती हूँ ताकि मैं इस कर्ज को दूर कर पाऊँ। ये सुनते ही काइटारो काफी शॉक्ड हो जाता है और अगली पल आइको उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है कि मुझे एक और चीज काफी अच्छी लगती है और वो हो तुम। पर अगर मैं किसी ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर काफी सारे भूत हो, क्या तुम मुझे जाने दोगी। बस मुझे तुम्हारा एक प्रॉमिस चाहिए, अगर तुम कहीं भी जाती हो तो तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना होगा। काइटारो ये सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए पर मुझे हम दोनों का ये कर्ज दूर करना होगा और इसके लिए वो आइको से प्रॉमिस कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों वापस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक आइको को इस पुल के ऊपर एक आत्मा दिखती है जो कि इस पुल से नीचे कूद रही है। आइको उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और डर भी जाती है। वो काइटारो से ये पूछती है क्या तुम्हें भी वहाँ कुछ दिखा, पर काइटारो को वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता और वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। जैसे ये दोनों अपने कैंप में आकर सो रहे होते हैं तभी अचानक से वही पुल वाला भूत यहाँ पर आ जाता है और काइटारो बाहर देखता है तो आइको उसी पुल की तरफ जा रही होती है जैसे उसे किसी ने अपने कब्जे में किया हुआ है। काइटारो उसे जाकर पकड़ लेता है और याओई की भी आंख खुल जाती है। अब ये दोनों आइको के पास बैठे होते हैं और याओई ये बताती है कि इसके ऊपर एक ऐसे भूत ने कब्जा कर लिया है जो कि इसे अपने इशारों पर चला रहा है और उसे एक बिना दिमाग वाली डॉल में कैद करना काफी मुश्किल है। काइटारो उसे सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि आइको ने उसे उस पुल के बारे में बताया था। जिसके बाद वो उसे लेकर उसी पुल पर आ जाता है और याओई पीछे खड़ी हुई ये सारा कुछ देख रही होती है ताकि वो सही मौके पर अटैक कर पाए। काइटारो कॉल पर याओई को ये बताता है कि उसे सामने पुल पर एक भूत दिखाई दे रहा है और वो ये कहती है कि हाँ उसे मैं भी देख सकती हूँ। जिसके बाद हमें इन सब का प्लान बताया जाता है कि कैसे वो इस भूत को पकड़ने वाले हैं जिससे आइको दोबारा से आजाद हो जाएगी। ये सारे ऐसा ही करने का ट्राई करते हैं पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अब भी आइको इस पुल से नीचे कूदने के लिए जा रही होती है। काइटारो उसे रोकने का ट्राई करता है पर तभी अचानक से यहाँ पर काफी सारे भूत आ जाते हैं जो कि याओई की डॉल को खींचना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसे फाड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं। अचानक से ये सारे भूत काइटारो पर अटैक कर देते हैं जिससे वो आइको के साथ नीचे गिर जाता है पर उसकी कमर पर रस्सी बंधी हुई होती है जिससे वो बच जाते हैं। याओई भी इस बात को समझ जाती है कि इन सारे भूतों ने आइको का सहारा लेकर काइटारो पर अटैक किया और वो पहले से ही काइटारो को मारना चाहते थे। अब ये सारे भूत मिलकर इस डॉल के अंदर से आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी याओई उन सभी के ऊपर नमक फेंक देती है जिससे वो सारे पीछे हट जाते हैं पर एक भूत इसमें ट्रैप हो जाता है। याओई उससे कहती है कि मैं बस 3 तक गिन रही हूँ, जल्दी से इस डॉल में आ जाओ वरना बाकी की आत्माएं तुम्हें खा जाएंगी। ये सुनते ही इस भूत की काफी ज्यादा फट जाती है और वो जल्दी से इस डॉल में आ जाता है। याओई ये बताती है कि इस जगह पर टोटल 10 आत्माएं हैं जिनमें से उन्होंने 2 को पकड़ लिया है लेकिन अब भी 8 बाकी हैं। फिर हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर काइटारो और याओई बातें कर रहे होते हैं और सारा प्लान डिस्कस करते हैं कि कैसे वो इन सारे भूतों को पकड़ने वाले हैं, तो इसलिए वो काइटारो का सहारा ले रही होती है। अब जैसे काइटारो
काइटारो आइको को लेकर पानी की तरफ जा रहा होता है, वो ये देखता है कि उसके पीछे काफी सारे भूत आ जाते हैं और उन्हीं में से एक भूत आइको को भी अपने कब्जे में कर लेता है, यानी कि वो भी उसके वश में आ जाती है। काइटारो ये सारा कुछ देखकर घबरा जाता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। अब आइको उसके पास आती है और एक भूत को उसके मुंह में डालने का ट्राई करती है, जिससे काइटारो भी इस भूत के वश में आ जाए। लेकिन तभी अचानक वो अपनी जेब से एक बाटली निकालता है और गटाक से पी जाता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर याओई ने काइटारो को थोड़ी सी वाइन दी थी, जिसको पीने के बाद वो भूत को आराम से बाहर निकाल सकता है और साथ में वो चावलों से बनी हुई कुछ डॉल्स भी देती हैं। अगर वो इसे पीने के बाद इस डॉल के ऊपर थूकता है तो वो भूत इसके अंदर कैद हो जाएगा और यही इन सब का प्लान होता है। अब ऐसे ये दोनों अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। याओई ने भी काफी सारे भूतों को पकड़ लिया है और वो ये बताती है कि जो भूत उसने टेम्पल में पकड़ा था उसने एक भूत को खा लिया है। जिसके बाद याओई अपने पास से कुछ स्क्रू ड्राइवर्स निकालती है और सीधा इन डॉल्स में घुसा देती है और सामने भूतों को ये वार्न करती है, अगर तुम भी अपनी सलामती चाहते हो तो जल्दी से इन डॉल्स में आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। ये सुनते ही सारे भूतों की भी फट जाती है और वो जल्दी से इन डॉल्स में आ जाते हैं। याओई उनसे पूछती है कि जल्दी से तुम मुझे बताओ कि तुम में से किसने आइको को अपने कब्जे में किया हुआ है, पर ये भूत कुछ भी नहीं बोलते। जिसके बाद वो एक कटर निकालती है और सीधा एक डॉल में घुसा देती है। अब ये सारे डॉल्स आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं ताकि उसका पता लगाया जा सके कि कौन से भूत ने आइको को कब्जे में किया हुआ है। तुम मुझे इसकी बॉडी से बाहर निकालने की काफी कोशिश कर रही हो, पर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। याओई उससे कहती है, अरे ओए मुन्ना, मैंने पहले ही नर्क देखा हुआ है, तो अब तुम्हारी बारी है पूरी जिंदगी मेरी इस डॉल में सड़ने की। अब ये टेम्पल वाला भूत उसको खा लेता है और बाकी की बची हुई डॉल्स फट जाती हैं। अब ये दोनों आइको को लेकर दोबारा से कैंप में आ जाते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइको की आँख खुल जाती है और वो काइटारो से मिलने के लिए उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो काइटारो से कहती है कि उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो इतना जानती है कि काइटारो ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की है। जिसके बाद वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है और काइटारो ये सुनते ही काफी हैरान हो जाता है। लेकिन भाई वो भी बाद में आई लव यू टू बोलकर उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर ही देता है। अब ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर काइटारो आइको से ये कहता है कि वो भी उसका साथ देने वाला है भूत पकड़ने में, और साथ में वो ये कहता है कि मैं कुछ भी करके अपने इस कर्ज को दूर करके रहूंगा और साथ में तुम्हारी भी। लेकिन जब काइटारो अकेले में ये सारी बातें करता है तो आइको भी बाहर खड़ी हुई ये सारा कुछ सुन रही होती है और वो ये कहती है कि उसने काइटारो के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की है, पहले उसे कोचिंग ले जाने में और बाद में उसे भूतिया चीजों में पढ़वाने में, और अब वो एक काफी क्रीपी स्माइल दे रही होती है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि पक्का आइको के दिमाग में कोई न कोई खिचड़ी बन रही है, यानी कि काइटारो की दोबारा से वाट लग सकती है। जिसके बाद काइटारो याओई के साथ भूत पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है, पर अब भी उसे ये बात समझ नहीं आती कि उस ब्रिज पर इतने सारे भूत क्या कर रहे थे। और तभी याओई उसे बताती है कि वैसे तो भूत एक साथ नहीं रहते, पर उनके वहाँ रहने के 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला कि उन सभी को पता ही ना हो कि वो सारे मर चुके हैं, और दूसरा कि वो सारे एक ही जगह से कनेक्टेड हो और बंधे हुए हों, और तीसरा कि वो सारे मिलकर किसी और खतरनाक भूत से बचने का ट्राई कर रहे हों। काइटारो उससे ये पूछता है, क्या तुमने कभी कोई खतरनाक भूत देखा है? याओई ये बताती है कि जिस भूत ने मेरी माँ की आत्मा को पकड़ा हुआ है वो भूत काफी खतरनाक है। याओई ये बताती है कि उस भूत की पावर सच में काफी ज्यादा है और इसीलिए मैंने उसे एक नाम दिया है जो कि है मौत का भूत। अगले पल हम एक आत्मा को देखते हैं जो कि काफी सारी छोटी छोटी आत्माओं को खा रही होती है और यहीं से हमें याओई की मॉम की भी आवाज सुनाई देती है। अब ये दोनों कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर याओई काइटारो को एक कॉइन देती है और वो ये बताती है कि इस मैप में जहाँ पर भी भूत प्रेजेंट होंगे ये कॉइन हमें उसके बारे में बताने वाला है। जैसे इन दोनों को लोकेशन का पता लग जाता है तो वो यहाँ से निकल जाते हैं, पर तभी अचानक काइटारो ये नोटिस करता है कि आइको पहले से ही बाहर रेडी खड़ी हुई है और वो याओई को ये बताता है कि मैंने इसे प्रॉमिस किया है कि हम जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। काइटारो जाते हुए काफी घबरा रहा होता है। फिर हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो आइको के घर जाता है, पर घंटी बजाने में उसकी काफी फट रही होती है और जैसी आइको उसके सामने आती है वो उसे इस बात के लिए फोर्स करती है कि काइटारो उसे गर्लफ्रेंड बुलाए। अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया। और उसके काफी ज्यादा परेशान करने के बाद काइटारो उससे कहता है कि हाँ आज से हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। अब प्रेजेंट में काइटारो ये सोच रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके आइको और याओई को बचाना होगा, क्योंकि मैं भूतों को सेंस कर
सकता हूँ तो मैं किसी भी मुसीबत को पहले ही भांप लूंगा। याओई उसको देखती है कि काइटारो काफी ज्यादा चिंता में है और वो उससे कहती है, अरे ओए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। काइटारो ये सोचता है कि मुझे भी इसकी तरह ही काफी ज्यादा पावरफुल बनना है। ऐसे ही बातें करते करते ये सारे उस जगह के सामने आ जाते हैं जो कि एक काफी बड़ा टनल होता है और इसका नाम है एस टनल। अब आइको ये बताती है कि ये जगह इस शहर की सबसे भूतिया जगह है जहाँ पर एक औरत की आत्मा को देखा जा सकता है और साथ में उसके बच्चे को भी। और कई बार ये औरत गाड़ी के पीछे रेंगती हुई भी दिखाई देती है या फिर छत से उल्टी लटकी हुई भी। और हाँ, अगर कोई यहाँ से पैदल जाने का ट्राई करता है तो ये भूत उसका हाथ भी पकड़ लेती है। ये सारी बातें सुनने के बाद काइटारो की काफी ज्यादा फटनी शुरू हो जाती है, पर ये दोनों ही आगे जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। यहाँ तक कि आइको अपने साथ एक कैमरा लेकर भी आती है। जैसे ही काइटारो आगे जाता है तो उसे इस टनल की दीवार पर कुछ महसूस होता है, पर जब वो उसे टच करके देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। तभी आइको पीछे से आकर उसके हाथ को होल्ड कर लेती है, जिससे काइटारो काफी खुश हो जाता है। पर जैसे वो पीछे देखता है तो यहाँ पर आइको नहीं होती, वो उससे काफी दूर खड़ी हुई होती है। तो ये देखकर उसकी और भी ज्यादा पीली गीली हो जाती है। इसकी भैंस की टैट, ये कौन है? याओई अपनी एक डॉल को बाहर निकालती है ताकि वो इस आत्मा को पकड़ पाए, पर वो आत्मा यहाँ से गायब हो जाती है। अरे यार, मैं अभी भी उस भूत को महसूस कर पा रहा हूँ। अब ये सारे जल्दी से आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और दोबारा से टनल में जाने का ट्राई करते हैं। काइटारो उनसे पूछता है कि हम दोबारा से टनल में क्यों जा रहे हैं? आइको उससे कहती है क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम भूत को पकड़ पाएं। याओई ये बताती है कि कोई भी भूत हमारे घर का या गाड़ी का दरवाजा तब तक खोल नहीं सकता जब तक हम उसे अंदर एंट्री ना दें, तो हम सारे यहाँ पर सेफ हैं। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक भूत आ जाता है और इसको देखकर ये सारे हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी याओई गाड़ी को स्टार्ट करती है और इस भूत को एक जोरदार टक्कर मारती है। ये दोनों उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? याओई उन्हें बताती है कि भूत 3 तरह के होते हैं। पहला वो जो गाड़ी के अंदर नहीं आ सकता, और दूसरा जो एक बार अंदर आ गया तो बाहर नहीं जा सकता, और तीसरा जिसे हम गाड़ी से टक्कर मार सकते हैं। और ये वाला वही था। याओई इस गाड़ी का दरवाजा खोल देती है और साथ में काइटारो को एक डॉल भी देती है। जैसे ये भूत अंदर आता है तो काइटारो उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब भी काइटारो की काफी ज्यादा फट रही होती है। लगता है आज मैं मरने वाला हूँ, ये मेरा आखिरी दिन है। अब काइटारो को ऐसा लगता है एक आत्मा उसके साइड में बैठी हुई है, पर जैसे वो वहाँ देखता है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता, यानी कि ये उसका बस एक वहम है। और अगली पल ये सारे घर पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही काइटारो अपने घर में जाता है तो वो टनल वाली आत्मा भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। काइटारो जैसे ही नहाने के बाद सोने का ट्राई करता है, तभी अचानक से वो भूत काइटारो को पकड़ लेती है और उसे पैरों से उठा देती है। याओई को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि इस वाली डॉल में वो टनल वाली आत्मा नहीं है, यानी कि उस आत्मा ने हमें धोखा दिया है और हमें काइटारो को बचाना होगा। अगली सीन में ये दोनों काइटारो के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम इन दोनों का वेलकम करती है। याओई उन्हें बताती है कि काइटारो गलती से हमारा फोन लेकर यहाँ पर आ गया है, तो इसलिए हम उससे मिलना चाहते हैं। और अब ये दोनों उसके कमरे के सामने आ जाते हैं। याओई आइको से कहती है कि वो बाहर वेट करे और वो खुद कमरे के अंदर चली जाती है। अब ये भूत याओई के एकदम सामने होता है और जैसे वो आगे जाने का ट्राई करती है तो ये उसे पकड़ लेता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर याओई और आइको एक प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वो इस भूत को पकड़ने वाले हैं और इस भूत की लोकेशन क्या होगी। ये दोनों इस बात को पहले से ही जानते हैं कि ये वाला भूत इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है। याओई ये पता लगाती है कि ये वाला भूत दरवाजे के पीछे है, तो वो पहले ही चौकन्नी हो जाती है। अब प्रेजेंट में याओई इस भूत की चोटी को उखाड़ देती है और उसके गले को दबाने का ट्राई करती है, जिससे उस आत्मा का काफी ज्यादा दम घुट रहा होता है। याओई उससे कहती है कि तुम काइटारो को छोड़ दो, और जैसे ये भूत काइटारो को छोड़ता है तो याओई दोबारा से उससे कहती है कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी, और वो इसे अपनी डॉल में कैद कर लेती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों बैठकर आराम से सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं और काइटारो को ऐसा लगता है कि रात में उसने एक काफी खतरनाक सपना देखा था। याओई उसे क्लियर करती है कि वो कोई सपना नहीं था। क्या? मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा काम बढ़ा रहा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। याओई उससे कहती है कि उसकी वजह से ही याओई ने पिछले महीने काफी सारी आत्माएं पकड़ी हैं। अब ऐसे ही सारे काफी टाइम तक गप्पे लड़ाते हैं, जिसके बाद काइटारो अपने घर के लिए जा रहा होता है और याओई उससे कहती है कि एक बार अपना बैग चेक कर लो। और जैसे वो दोनों इस बैग को चेक करते हैं तो इसके अंदर वही आत्मा वाली डॉल बैठी हुई होती है जो कि यहाँ से भागने का ट्राई कर रही होती है। काइटारो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। अबे ओए, ये मेरे बैग में क्या कर रही है? याओई उस डॉल को बैग से निकाल लेती है और उससे ये कहती है अगर तुमने दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ से निकलते ही काइटारो को अपनी कोचिंग से एक फोन आता है कि अब उसे एक और लड़की को पढ़ाना है, और फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर काइटारो आगे से जाने वाला है उसे पढ़ाने के
लिए। अब ये लड़की काइटारो से मिलने के लिए उसके पास आ रही होती है, पर पटाख से नीचे गिर जाती है। ओए अम्मा, ये क्या हुआ? जिसके बाद ये दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और ये लड़की काइटारो को परेशान कर रही होती है। हाँ बोलो मेरे राजा, क्या मैं तुम्हारी सबसे क्यूट स्टूडेंट हूँ? क्यों, है ना? काइटारो ये सोचता है कि मैं ऐसी लड़कियों से काफी दूर रहता हूँ, पर तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि इस लड़की की आंख में एक स्टार बना हुआ है और उसको ऐसा लगता है कि ये एक तरह का लेंस है, पर ये काफी अजीब है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और काइटारो ये बताता है कि मेरा नाम है काइटारो और आज से मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ। और वो लड़की ये बताती है कि मेरा नाम है आई कामियो और मुझे स्वीट्स खाना काफी पसंद है। अब ये दोनों खाने के लिए आइसक्रीम और मिठाई मंगा लेते हैं, पर आई अपनी आइसक्रीम को काफी जल्दी खत्म कर देती है और अपनी निगाहें काइटारो की मिठाई पर जमाए हुए बैठी होती है। काइटारो उससे कहता है कि चलो हम पढ़ाई करते हैं, अगर तुम मेरे सारे सवालों का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें एक मिठाई दे दूंगा, वरना मैं इसे उठाकर खा जाऊंगा। लेकिन भाई ये लड़की उसके सारे सवालों का गलत जवाब देती है और काइटारो सारी मिठाई उठाकर एक एक करके खुद ही खा जाता है। और वो ये सोचता है, अरे यार ये लड़की तो पढ़ने में काफी कमजोर है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर ज्यादा टाइम देना होगा। अयो अम्मा, तुमने सारी मिठाई खा ली, मुझे भी मिठाई चाहिए, जल्दी से मिठाई ला कर दो, मिठाई ला कर दो। और जैसे एक वेट्रेस यहाँ पर आती है तो ये पानी का गिलास आई के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। काइटारो ये नोटिस करता है कि जो पानी नीचे गिरा हुआ होता है उसके ऊपर शूज के निशान होते हैं। आई ये पूछती है, क्या तुम सच में भूतों को देख सकते हो और उन्हें भगा सकते हो? प्लीज मेरी हेल्प करो। अब आई उसे ये बताती है कि वो बचपन से ही काफी ज्यादा अनलकी रही है और सारे भूत उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, जैसे कि काइटारो के साथ होता है। जिसके बाद आई ये बताती है कि भूत उसके ऊपर हावी नहीं होते, पर वो उसके साथ काफी बुरी चीजें करते हैं। जब वो काइटारो से मिलने के लिए आ रही थी तब भी उसे ऐसा लगा कि किसी भूत ने उसका पैर पकड़ लिया है और वो नीचे गिर गई। वो ये भी कहती है कि उसके एक बड़े भाई थे जो कि एक इंसिडेंट में मारे गए। अब आई काइटारो से ये कहती है कि तुमने मेरे आसपास जिस आत्मा को महसूस किया था शायद से वो मेरे भाई की आत्मा है जो मुझे बुरे भूतों से बचाती है, और मैं भी हमेशा खुश रहने का ट्राई करती हूँ ताकि मेरे भाई की आत्मा भी खुश रहे। ये सारी कहानी सुनने के बाद काइटारो उसे लेकर याओई के पास आ जाता है और आई उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता कि ये छोटी सी बच्ची भूतों को भगा सकती है। पर तभी याओई अपनी आंखों का इस्तेमाल करके ये देखती है कि आई के पीछे दो आत्माएं हैं, एक तो उसके भाई की है और दूसरी एक और। जिसके बाद वो अपनी डॉल का इस्तेमाल करती है और इस आत्मा को पकड़ लेती है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। ये देखकर आई उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। अरे वाह, तुम तो काफी कमाल की हो। अब जाती हुई याओई उससे ही कहती है, अगर तुम्हें कोई आत्मा परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो। और जाते हुए वो आई का एक बाल तोड़ लेती है ताकि वो उसे भूतों से बचा सके। जैसे ही काइटारो रात में सो रहा होता है तभी उसे याओई का कॉल आता है और वो ये बताती है कि मैंने जिस डॉल को पकड़ा हुआ था उसकी गर्दन कोई दबा रहा है, यानी कि आई की जान खतरे में है। और ये दोनों उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब ये दोनों उसके अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाते हैं। काइटारो ये बताता है कि उसके अपार्टमेंट का नंबर है 301, पर उसे ये बात समझ नहीं आती कि आई यहाँ पर अकेली रहती है और उसका अपार्टमेंट अंदर से लॉक होगा। लेकिन तभी याओई पास में एक खंबे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और फटाक से उसके अपार्टमेंट तक पहुँच जाती है और एक हैमर से उसकी विंडो को तोड़कर सीधा अंदर घुस जाती है। तभी अचानक से कोई आई की गर्दन को दबा रहा होता है और जैसी उसकी आँख खुलती है वो ये देखती है कि ये आत्मा कोई और नहीं उसके भाई की है और घड़ी में 12 बजने ही वाले होते हैं। याओई भी यहाँ पर आ जाती है और इससे पहले वो कुछ करती घड़ी में 12 बज जाते हैं और उसके भाई की आत्मा यहाँ से धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाती है। याओई उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? मैं बस अपनी बहन को उसकी बुरी किस्मत से बचाना चाहता था। अगली सुबह आई इस बात को सोचकर काफी ज्यादा रो रही होती है कि उसके बड़े भाई उसे जान से मारना चाहते हैं। काइटारो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई के अंदर कोई भी बुराई महसूस नहीं हुई, पक्का इसके पीछे कोई न कोई रीजन होगा। मुझे वो रीजन जानना है कि मेरे बड़े भाई ने ऐसा क्यों किया, और वैसे भी मैं अगले 4 सालों में मरने वाली हूँ। ये सुनते ही वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अब आई उन दोनों को ये बताती है कि एक गॉड को उससे प्यार हो गया है और जब वो 20 साल की हो जाएगी तो वो उसकी आत्मा को ले जाएंगी। और जैसे काइटारो पास में रखी हुई फोटो को देखता है तो उसमें उसे आई और उसके भाई के साथ साथ एक और आत्मा नजर आती है। याओई भी इसे चेक करती है पर उसे यहाँ पर कोई भी आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा फोकस करती है तो उसे ये आत्मा दिखाई दे जाती है। फिर हमें उसी डॉल को दिखाया जाता है जिसके अंदर वही व्हाइट कपड़ों वाली आत्मा थी और ये डॉल बुरी तरह से तहस नहस हो चुकी होती है और वो आत्मा इसके अंदर से बाहर आ जाती है और जाते हुए ये कहती है, शायद तुम इस बात को नहीं जानती
कि आई मेरी प्रॉपर्टी है और मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी देने वाला नहीं हूँ। अब जैसे ये आत्मा यहाँ से रिलीज होती है तो आई की आंखों में दोबारा से वही स्टार आ जाता है। ये आत्मा जैसे ही बाहर आती है तो वो बाकी आत्माओं को खाना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि आज से 4 साल बाद तुम मेरी होगी और कोई भी मुझे ऐसा करने से रोकने वाला नहीं है। याओई काइटारो से ये कहती है कि आई एकदम सही कह रही है कि वो आत्मा सच में एक गॉड है, क्योंकि उसने मेरे रूम में रखी हुई सारी आत्माओं से फाइट की और उन सभी को काफी आराम से हरा दिया, यानी कि सच में वो आत्मा एक गॉड है। तभी अचानक से यहाँ की बत्ती गुल हो जाती है। काइटारो ये कहता है कि यहाँ पर बाकी आत्माओं ने आना शुरू कर दिया है तो हमें कुछ करना चाहिए। याओई ये बताती है कि इसकी आंखों से गॉड की एनर्जी लीक हो रही है और इसी से अट्रैक्ट होकर सारी आत्माएं इसके पास आ रही हैं। काइटारो आई से ये पूछता है क्या तुम भूतों को देख सकती हो? मुझे बस अपने भाई का ही भूत दिखाई देता है। अगली पल आई को भी यहाँ पर आ जाती है क्योंकि याओई ने उसे बुलाया था और वो आते ही काइटारो पर गुस्सा करना शुरू कर देती है और साथ में उससे कहती है कि वो आई के सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहे और बेचारा काइटारो सर झुकाकर उससे ही कहता है अरे हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब आई उसका मजाक बनाते हुए उससे ही कहती है तुम इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो, तुम तो एक नंबर के फुद्दू हो। जिसके बाद ये सारे आई को यहाँ से ले जाने का बहाना बनाते हैं क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। काइटारो की ऑलरेडी ही काफी ज्यादा फट रही होती है तो वो सुसु करने के लिए यहाँ से जा रहा होता है, पर तभी अचानक वो अपने सामने एक काफी खतरनाक भूत को नोटिस करता है और उसकी पैंट यहीं पर गीली और पीली होनी शुरू हो जाती है।